गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग 12th के रिवीजिंग क्लास में हम लोग देखेंगे। टॉपिक है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ। इसके पहले हम पोटेंशियल और भी कई टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा किए थे। पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टॉपिक हम 3 टॉपिक यहाँ जो लिखे हुए हैं, ये तीनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसमें से ये गॉस लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसको मॉडरेट करके, कहने का मतलब गॉस लॉ उसका एप्लीकेशन इंक्लूड कर दिया गया इसके साथ एप्लीकेशन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उसके साथ छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर दिया गया, क्योंकि ए बी सी करके देता है तो उसमें छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर देगा। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन भी देगा, या गॉस लॉ उसका प्रूफ भी देगा। कई तरह से हम इसमें टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, हम ज़्यादातर एडवाइस देंगे। एक बुक आती है ईडू कार्ट करके, और ये बुक जो है हम प्रेफर करते हैं। इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है। ऐसे जो भी आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसमें देखना क्या क्वेश्चन देखना है, अपने नोट से उसको तैयार करना रहता है। तो चलिए यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं एरिया वेक्टर क्या है। ये तो क्लियर है कि एरिया वेक्टर यहाँ यदि कही जा रही है तो वह एरिया जो इसका एक खास डायरेक्शन होगा उसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। इस तीनों में से हम फर्स्ट टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को लेते हैं, अभी इसको हम यहाँ गॉन रखते हैं, एरिया वेक्टर। तो एक यह बहुत बड़ा सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। जैसा कि अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस हम लोग यह देखते हैं कि फ्लैट है। सोसाइटी में धरातल जो है हम लोग को फ्लैट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में फ्लैट है नहीं। सभी बच्चों को यह मालूम है कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है, परफेक्ट स्फेरिकल शेप में भी नहीं है, लेकिन यह मानकर चलते हैं कि अर्थ का सरफेस क्या है, कर्व है। तो कोई भी कर्व लाइन या कर्व सरफेस वो वेक्टर नहीं हो सकता है। इस परिस्थिति में एरिया कभी भी वेक्टर नहीं होगा। अर्थ के सरफेस का एरिया कभी वेक्टर हो ही नहीं सकता है, डायरेक्शनल होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक बहुत बड़े सरफेस एरिया से एक छोटी सरफेस एरिया इंटरसेप्ट की जाए, उससे काट कर निकाल ली जाए, काट कर निकाल ली जाए क्या, वो उसमें से एक छोटी सरफेस एरिया हम मान लें, तो वह एरिया डायरेक्शनल होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार अर्थ हम लोग को कर्व दिखती है, लेकिन अपने रूम का सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट दिखती है, वह डायरेक्शनल होगा। उसका डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के नियम से। ठीक उसी तरह यहाँ इस कर्व सरफेस एरिया से हम एक छोटी सरफेस एरिया इंटरसेप्ट करें तो वह छोटी सरफेस एरिया एरिया वेक्टर कहलाएगी। सपोज कीजिए कि ये पूरे सरफेस का एरिया एस है। अब इस पूरे सरफेस के एरिया में से यह एक छोटी सरफेस एरिया डेल एस है, तो ये डेल एस का डायरेक्शन किधर होगा, इस पर नॉर्मल जो लाइन ड्रॉ की जाएगी इस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री के एंगल पर। यहाँ पर ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो एक लाइन आप यहाँ लिखेंगे क्या, द स्मॉल सरफेस एरिया, द स्मॉल सरफेस एरिया element from big surface area is assumed as area वेक्टर। ठीक है, एक बहुत बड़े कर्व सरफेस एरिया से एक छोटी सरफेस एरिया एलिमेंट ली जाए तो उसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे, जिसका डायरेक्शन उस पर नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब डेल एस इज इक्वल टू डेल एस डॉट इन कैप। ठीक है, ये हो गया एरिया वेक्टर का कंसेप्ट, एक लाइन 1 मार्क्स के लिए। अब ये सेकेंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें से हम ले रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या है, देखिए
फ्लक्स लाइट का भी होता है, इलेक्ट्रिक का भी होता है, मैग्नेटिज्म में भी फ्लक्स देखना है। तो जिस चीज का फील्ड लाइंस हो, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, तो ये सभी चीजों का फ्लक्स होगा। फ्लक्स कहने का मतलब हुआ एक क्लोज सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती है उसको उसका फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो वहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, जहाँ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। एकदम क्लियर कंसेप्ट है। सॉरी। तो इसको लिखेंगे कैसे? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through closed surface area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इतना छोटा डिफिनेशन लिख देंगे 2 मार्क्स में। अब इसको पिक्टोरियली दिखाना भी होगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक यह सरफेस एरिया है, रेक्टेंगुलर हम शो कर दिए, किसी भी शेप में हम शो कर सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इस एरिया का एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को n यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो सकता है एरिया वेक्टर के एलोंग्स हो। तो हम जनरल फॉर्म में सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे हम शो किए। ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगुलर सरफेस से क्रॉस करके निकलेगा। तो क्रॉस करके इस तरह से निकलेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे आउट होगा, रेडिएट करेगा बाहर की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर दोनों तो एक पैरेलल डायरेक्शन में है नहीं, पैरेलल डायरेक्शन में होगा। यहाँ कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये लेफ्ट डायरेक्शन में है और इस पर 90 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर कह रहा है, यानी एरिया वेक्टर के एलोंग। तो ये दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल, यदि हम इसको पीछे की ओर ड्रॉ करें इसको, तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो एरिया वेक्टर का यानी ये डेल एस एरिया है, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लें या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग लें। ई कॉस थीटा या डेल एस है तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो डेल एस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, कितनी संख्या सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती है, किसकी संख्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, उसी को उसका फ्लक्स कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। सो फाई ई इक्वल टू सिग्मा ई डॉट डेल एस, वेक्टर में ऐसे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ इस सिग्मा जो हम लोग यूज करते हैं, यदि यह सरफेस एरिया डिसकंटिन्यूअस है यानी रेगुलर शेप का नहीं है, डिफाइन शेप का नहीं है, तो हम सिग्मा यूज करते हैं। सिग्मा का मतलब क्या? जोड़ना, इंटीग्रेट करना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन यह सरफेस एरिया यदि डिफाइन शेप का हो, रेगुलर शेप हो, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर सिग्मा के जगह पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे और डेल एस के जगह पर डी एस यूज किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे लिखिए, या
फाई इजकल टू इंटीग्रल ई डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट आता है तो क्या होगा, इसी को हम लोग यहाँ पर समेशन वेक्टर को हटाएंगे, सिग्मा ई डेल एस कॉस थीटा, और यहाँ भी सिग्मा ई इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, यानी एंगल पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स का वैल्यू कितना मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। ठीक है, ये हो गया दो छोटा छोटा टॉपिक हो गया, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक इसमें आ जाता है गॉस लॉ। तो आज गॉस लॉ देखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लीन करते हैं। सॉरी, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ सबसे वीवीआई टॉपिक इस पोर्शन का यही है, गॉस लॉ और गॉस के एप्लीकेशन। तो यहाँ पर पहले इसको डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of net charge enclosed by closed surface। ठीक है, गॉस के अनुसार किसी क्लोज सरफेस में जो नेट चार्ज घिरी हुई है उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है टोटल फ्लक्स होता है। किसी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ एक ये स्फेरिकल सा शेप है और इसके सेंटर पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। नेट चार्ज क्या हो गया, क्यू। कुछ चार्ज इधर, कुछ चार्ज इधर, कुछ चार्ज इधर हो सकता है। तो नेट चार्ज इसीलिए बोला जा रहा है कि टोटल चार्ज का सम या डिफरेंस एक वैल्यू होगा। सबको कोई कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव हो तो सबको ऐड करने के बाद जो टोटल नेट चार्ज है उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये फाई ई इजकल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, यहाँ नेट, या सीधे हम ऐसे लिखें फाई ई इजकल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, ये गॉस बता दिया कि इतना होता है। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन और है, यदि चार्ज सरफेस के आउटसाइड हो, इफ द चार्ज इज आउटसाइड द surface then total flux will be 0। यानी ये चार्ज जो है, कहने का मतलब कि चार्ज यदि आउटसाइड हो, बाहर, इधर हो, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं होकर या सरफेस पर नहीं होकर बाहर है, तो एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन करेगी, दूसरी तरफ से आउट हो जाएगी, टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्थिति में फ्लक्स का मान फाई ई इक्वल टू कितना होगा, 0। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे और इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में यदि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है तो आप केवल इतना लिखेंगे, काम निकल गया, ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स में है तो यहाँ तक लिख लिए। अब इसको लॉन्ग इनलार्ज करने के लिए कुछ और इसमें ऐड करना पड़ेगा। सीधे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या व्हाट इज गॉस लॉ पूछ दिया, वो 5 मार्क्स में ऐसा नहीं होता है।
तो कम से कम एक पेज में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होता है, तो उसमें ए बी सी करके दिया हुआ रहता है, सबको मालूम है, सब सभी बच्चे क्वेश्चन बैंक वगैरह देखते हैं, सबका तैयारी चल रहा होगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस पर और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।